ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो एक बात पक्की थी कि लोगों का बिलीफ एक सुपर नेचुरल एजेंसी में हो गया था। तो कुछ ना कुछ उन्हें लगता था कि कंट्रोल कर रहा है बारिश को, वेदर को, सूरज उगने को। और ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया आने वाले समय में। तो जो हिंदुइज़्म जिसे हम आज के दिन में समझते हैं, ये भी एज अ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था उस दौरान में। और इसी का पार्ट था कि वर्शिप किन की जाएगी, कौन से न्यू डेटी मतलब भगवान, और टेम्पल्स बनेंगे। कौन बनाएंगे वो टेम्पल? ज़्यादातर तो राजा लोग ही बनाते थे। और ब्राह्मण और प्रीस्ट की क्या पोजीशन होगी सोसाइटी में। तो इसमें बात यह आई कि संस्कृत हमने देखा था कि सिर्फ ब्राह्मण और राजा लोग बोलते थे और सारा टेक्स्ट संस्कृत में लिखा जा रहा था। तो ब्राह्मण के पास में नॉलेज आ गई सारी। तो क्योंकि नॉलेज ब्राह्मण के पास थी तो उसको सब लोगों को रिस्पेक्ट करना था, क्योंकि ज्ञान तो उन्हीं के पास है। तो उनकी सोसाइटी के अंदर एक बड़ी डोमिनेंट पोजीशन बन गई। मतलब वो जो कहते थे वो लोगों को सुनना और करना पड़ता था। यहाँ तक कि राजा लोग भी ब्राह्मणों की बात सुनते थे। तो इसके अलावा हमने देखा था कि जो भक्ति है उसका अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हुई। तो भक्ति पिछले साल देखा था, आई होप अगर आपको याद करना है तो हमारे पिछले साल के चैप्टर में आप देख सकते हैं, और जिसमें आप एक पर्सनल खुद के एक भगवान को चुन लेते थे और उस पे आप फिर फोकस करते थे अपना उसके भाग को लेने के लिए। तो भक्ति का मतलब उसके जो आपके भगवान जिसको आप चुन रहे हो उसके भाग का हिस्सा आप लेना चाहते हो, उसके नसीब या किस्मत का हिस्सा आप लेते हो। जो और रिलीजन आए इस दौरान में वो कुरान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मुस्लिम्स या इस्लाम से। और 7th सेंचुरी यानी कि 600 ईयर 600s में आपके पास इस्लाम आ गया हिंदी में, इंडिया में। और सारी अपनी इस्लाम की जो होली बुक कुरान है उसको लेके, और वो कहता था कि सिर्फ अल्लाह या गॉड जो है उसी की मर्सी और प्यार और ब्यूटी पे ये दुनिया चल रही है, और सोशल बैकग्राउंड पे वो नहीं विश्वास करता था। तो सब मुसलमान एक थे जो अल्लाह में विश्वास रखते थे। और इसी तरह से बहुत कुछ रूलर आए जिन्हें इस्लाम के प्रभाव में थे वो, और हिंदुइज़्म और इस्लाम को अलग अलग तरह से पढ़ा या प्रैक्टिस करने जाने लगा। इस्लाम में 2 सेक्ट हैं, 2 भाग हैं जिनमें आपस में कई बार लड़ाई भी होती है। एक शिया जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को तो सब मानते थे, उसके प्रॉफिट मोहम्मद के बाद किसको माना जाए इसमें डिसएग्रीमेंट था। तो जो शिया मुसलमान थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ यानी कि उस प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के हस्बैंड अली को लीडर मानने लगे, और सुन्नी मुसलमान वो जो खलीफा थे या जो अर्ली लीडर्स और थे उनकी कहने को का पालन करना चाहते थे। तो ये 2 सेक्ट आज भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अली और खलीफा वाले सेक्ट, थोड़ा सा ट्रिविया ये है कि ईरान जिसको हम देख रहे हैं उसमें अधिकतर शिया मुसलमान हैं, और इराक और बाकी एरिया जो मिडल ईस्ट का है उसमें सुन्नी मुसलमान हैं। तो इसी तरह से जो स्कूल ऑफ लॉ जो थे हनाफी और शाफी, ये भी पैदा हो गए। जो हिस्ट्री है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो तो 3 ही तरह से इंडिया हिस्ट्री को देखना चाहते थे, जिसमें एक था हिंदू, दूसरा था मुसलमान, और तीसरा था ब्रिटिश रूल। के कुछ समय जब गुप्ता डायनेस्टी, चोला, जब जो हिंदू राजा थे वो राज करते थे, उसके बाद में मुसलमान राजों ने किया जैसे मुगल, तुगलक, और आखिर में ब्रिटिश
ने राज किया, तो वो तो इन 3 चीज़ों को ही सिग्निफिकेंट मानते थे। मगर हिस्ट्री को, खासतौर पे इंडिया जैसे कंट्री की हिस्ट्री को सिर्फ रिलीजन के पैरामीटर पे बांटना आसान नहीं है। तो इसमें और पैरामीटर्स को जोड़ना ज़रूर पड़ेगा, जिसमें आपके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी कैसे थी, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के, आपका हंटर गैदरर थे, अर्ली फार्मर थे। एक बहुत बड़ा पीरियड है 1000 साल का, जिसमें सोसाइटी, जो पेजेंट मतलब जो छोटे काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, जैसे कुम्हार, और आज के दिन में तो खैर इलेक्ट्रिशियन को भी पेजेंट कहा जाए शायद, लेकिन जो छोटे आपके काम करते हैं, पॉटरी का या क्राफ्ट्समैन का या गोल्ड स्मिथ का या ब्लैक स्मिथ का, और उस तरह की सोसाइटी से रीजनल और इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, तो गुजरात, महाराष्ट्र, इस तरह के एक एक राजा यहाँ का, और एक फिर महाराजा और एम्परर, इस तरह की सोसाइटी तक जो गई 1000 साल में। तो बड़ा एक डेवलपमेंट का पीरियड था ये, जहाँ हिंदुइज्म और इस्लाम का भी इतना प्रोग्रेस हुआ, और अल्टीमेटली यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी इंडिया में आई, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो तो 16th to 18th सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी के अंदर आई थी। जो आगे देखते हैं, तो जैसे जैसे हिंदुस्तान था वो प्रॉस्पेरस हुआ, वो वर्ल्ड के अंदर अट्रैक्ट करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच और पोर्चुगीज़ को। फ्रेंच मतलब फ्रांस, और पुर्तगाल एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ के लोगों को, जो इंडिया में आके और फिर अपना सिक्का चलाने लगे और अपना राज चलाने लगे। तो आगे क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। सबसे पहले है कि हु वाज कंसिडर्ड फॉरेनर इन द पास्ट। हमने देखा था, पहले पेज पे ही आया था कि परदेसी या अजनबी, जो कि संस्कृत के वर्ड्स हैं, उसके अंदर उसको फॉरेनर कहा जाता था। तो किसी भी व्यक्ति जिसके साथ आप नहीं जानते, वो फॉरेनर ही था। और क्योंकि देश और राज्य, जो आज के दिन में टर्म्स हैं फॉरेनर को समझने के लिए, ये वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स और जोग्राफिकल आइडेंटिटीज तब थी ही नहीं। तो ये फर्क था तब में और अब। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो इंस्क्रिप्शन वर नॉट प्रेजेंट 700 साल आफ्टर पीरियड ऑफ 700 ये सच नहीं है। हमने देखा था कि टेक्स्ट जो है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, लेकिन इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स और आपके डिटेल्ड अकाउंट के तरीके ये तो थे ही, ये कहीं गए थोड़ी ना। और बस इनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स ज़्यादा चलने लगी। मराठाज asserted their political importance during this period। तो जो मेडिवियल टाइम है उसके अंदर मराठाज ने किया ही इम्पोर्टेंट अपने आप को। मराठा, जाट, होम और ये सारे जो थे, ये इसी पीरियड में अपने आप को पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बनाया इन्होंने। फॉरेस्ट dwellers sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlement। ये भी सही है। जनरली प्रैक्टिस जो थी वो एग्रीकल्चर का बढ़ावा था और फॉरेस्ट का कम था। जो हंटर गैदरर फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर थे, उनके ऊपर प्रेशर रहता था कि वो बाहर अपना जो बाकी सिविलाइजेशन थी उसका पार्ट बन जाएं, और फॉरेस्ट के अंदर वो उनका टेरिटरी कम होती आ रही थी, जगह कम होती जा रही थी। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो ये सही नहीं है। हमने देखा था काफ़ी सारा एरिया है जो कि बलबन के एरिया में आता है, लेकिन उसके अंदर कहीं पे भी जो एरिया है वो गोदा, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये वाला एरिया है। और जो एरिया आपका कश्मीर का, असम का जो ये बता रहे हैं तो नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। आर्चाइव होती है पुरानी चीज़ें, प्लेसेस वेयर ओल्ड रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो रखने की जगह को आर्चाइव कहते हैं। अभी भी नेशनल आर्काइव है दिल्ली के अंदर। जियाउद्दीन बरानी वाज अ 4th
सेंचुरी स्कॉलर। तो शुरू में दिखाया है कि 14th सेंचुरी के अंदर जो जियाउद्दीन बरानी है वो एक 14th सेंचुरी स्कॉलर था जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखता था और उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के 2 वर्जन अवेलेबल थे हमें उसमें। इसी तरह से और क्वेश्चंस पे चलते हैं अब आगे जो आपके। तो क्या क्या चीज़ें थी जो न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए गए थे सब कॉन्टिनेंट में उस टाइम पे। तो वो क्रॉप जो नए क्रॉप्स वो है पोटैटोज, कॉर्न्स, चिरीज, टी एंड कॉफी। ये भी उपमार्क्ड है अभी जैसे मैं आपको पिछला दिखाया। लिस्ट सम न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर में अलग स्पर्जियन व्हील का हमने एग्जांपल देखा था थोड़ी देर पहले। एक स्पिनिंग व्हील था जो चरखा था वीविंग करने के लिए, और फायर आर्म से जो कॉम्बैट या लड़ाई के अंदर जो हथियार बारूद से चलते थे वो जैसे तोप और बंदूक, इस तरह की चीज़ें, इन सब चीज़ों का नया इजाद हुआ। तो देखते हैं कि रिलीजियस डेवलपमेंट्स क्या हुई इस दौरान में। तो मोटा मोटा हम देख रहे थे कि जो हमारे ब्राह्मण हैं वो इम्पोर्टेंस उनकी बढ़ गई, और उसका बढ़ने का कारण था कि उन्हें संस्कृत आती थी, और उसके अलावा जो हमारे इम्पोर्टेंस बढ़ गई। उसके अलावा भक्ति, आइडिया ऑफ भक्ति बढ़ गया। इसके भी आगे अगर हम देखें तो जो आपके जाति जो थी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए जो जातियों को डिक्टेट करते थे। और अगर हम देखें तो इस्लाम और कुरान तो कुरान और जो था इस्लाम वो इंडिया के अंदर आ गए, उसके सेक्ट हो गए। हिंदुइज्म के अंदर भी बड़ा तब्दीली आई, बड़ा बदलाव आया, और वो भी एक डायनामिक पीरियड था जहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़ी। और तो बड़ा एक डायनामिक पीरियड कहा जा सकता है इंडियन हिस्ट्री का रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सुपर नेचुरल के अंदर विश्वास जो था वो बढ़ गया काफ़ी। हमने शुरू में ही देखा था कि जो टर्मिनोलॉजी है या जो शब्दकोश है, शब्द हैं, ये काफ़ी बदलाव आया इनका ओवर द मेडिवल पीरियड। तो सबसे पहला शब्द जो हमने स्टडी किया था वो हिंदुस्तान था। तो हिंदुस्तान जो शब्द है इसका शुरू में तो मतलब सिर्फ दिल्ली सल्तनत तक ही रह गया था। तो जो उसके बाद में जब तक बाबर या मुसलमान राज्य आए तो एक ही राजा के अंदर पूरा सब कॉन्टिनेंट आने लगा था। तो जब हमने देखा था कि बाबर के टाइम पे इट ऑल ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक इस चीज़ में इंक्लूड हो गया। तो इस पीरियड में हिंदुस्तान का जो अब ये था शुरू में मान लीजिए 7वीं 8वीं 9वीं सेंचुरी, और बाबर हुआ करीब 16वीं 17वीं सेंचुरी में। तो उस समय तक जो आपका हिंदुस्तान है वो सिर्फ पंजाब हरियाणा से बढ़कर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया तक भी इंक्लूड कर दिया गया। हाउ आर द अफेयर्स ऑफ जाति रेगुलेटेड, अगला सवाल है। तो जाति का हमने देखा था कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एल्डर्स थे, वो उनकी एक जाति पंचायत बनी होती थी, और ये एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे और उनको एनफोर्स करते थे। सो दे एनफोर्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द जाति। और इनके ऊपर तो एक विलेज चीफ्टन था ही, लेकिन वो कई विलेजेस के ऊपर एक ही सरदार था। और लेकिन जाति के रेगुलेशंस तो ये
जाति पंचायत ही एनफोर्स करते थे। जो अगली टर्म हमसे पूछिए वो है रीजनल एम्पायर, पैन रीजनल एम्पायर। तो जो इंडिया था वो बहुत सारे रीजन्स में बटा हुआ था, गुजरात, मराठा, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह, जिनकी अपनी कल्चर थी, अपनी लैंग्वेज थी। तो जब इतने बड़े हो गए एम्पायर के वो ये अलग अलग रीजन्स जिनकी अपनी आइडेंटिटी थी, उससे बड़े एरिया को इन्होंने अपने अंदर कर लिया, तो वो पैन रीजनल एम्पायर्स हो गए। तो इसको शायद इस तरह लिखा जा सकता है, when empires which included different distinct regions were called pan-regional empires. Regions, each region had its own identity, viz, language, culture and geographical area। तो जो आपके अलग अलग रीजन थे वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट नज़र आते थे, लेकिन एक एम्पायर इतना स्ट्रांग हो जाता था, एम्परर इतना स्ट्रांग हो जाता था कि फिर उसके ही राज चलता था उसके नीचे। तो इतने बड़े बड़े जो रीजन थे उसी से फिर एक हिंदुस्तान ने जन्म लिया और इंडिया बना अल्टीमेटली। तो अब इसके बाद में चैप्टर 2 करेंगे।